गजब की ठंड है, दिल फिर भी बेकरार है। 2 कप चाय पीकर भी तीसरे कप का इंतजार है। भाई सर्दी का मजा तो अपना कुछ और ही है, और सर्दी में चाय की जगह कोई नहीं ले सकता। कॉफी पी सकते हैं, पर जो मजा चाय का है वो किसी और चीज में सर्दी में नहीं है। वैसे ही जब हम सोते हैं तो जो कहानी सुन के प्यारी सी नींद आती है वो बिना कहानी के नहीं आती है, वो ऐसे नहीं आती है। तो चलिए सुनाते हैं। आज हम आपको नई कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है मझली रानी रुद्रा, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को कि आखिर क्या है इस कहानी में, और आखिर इस कहानी का नाम मझली रानी क्यों पड़ गया। वे मेरे कौन थे, मैं क्या बताऊं। वैसे देखा जाए तो वे मेरे कोई भी न होते थे। होते भी तो कैसे। मैं ब्राह्मण, वे क्षत्रिय। मैं स्त्री, वे पुरुष। फिर न तो रिश्तेदार हो सकते थे और न मित्र। आह, यह क्या कह डाला मैंने। मित्र भला किसी स्त्री का कोई पुरुष भी हो सकता है, और यदि हो भी तो क्या इसे समाज बर्दाश्त कर सकेगा। यहाँ तो किसी पुरुष का किसी स्त्री से मिलना जुलना या किसी प्रकार का व्यवहार रखना भी पाप माना जाता है। और यदि कोई स्त्री किसी पुरुष से किसी प्रकार का व्यवहार रखती है, प्रेम से उससे बातचीत करती है, तो वह स्त्री भ्रष्टा है, चरित्रहीन है, उल्टा है। नहीं तो नहीं तो पर पुरुष से मिलने जुलने का क्या मतलब, और क्या मतलब हो सकता है। खैर, न तो मुझे समाज से कुछ लेना देना है और न समाज से कुछ सारोकार। समाज ने तो मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर दूर फेंक दिया, फिर मैं ही क्यों समाज की परवाह करूं। मेरे माता पिता साधारण स्थिति के आदमी थे। परिवार में माता पिता के अतिरिक्त मुझसे बड़े मेरे 3 भाई और थे। मैं सबसे छोटी थी। छोटी होने के कारण घर में मेरा लालन पालन बड़े प्यार से हुआ था। मेरे 2 भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और दोनों से छोटा राजन मैट्रिक में पढ़ रहा था। मेरे पिताजी संस्कृत के पूरे पंडित थे और पुरानी रूढ़ियों के कट्टर पक्षपाती, यहाँ तक कि वे मेरा विवाह 9 साल की उम्र में करके गौरी दान के अच्छे पुण्य के भागी भी बनना चाहते थे। कई लोगों के, और विशेषकर मेरे भाइयों के विरोध के कारण ही वे ऐसा न कर सके। जब मैं 5वीं अंग्रेजी में पढ़ रही थी और मेरी आयु 14 साल की लगभग थी, तब मेरे माता पिता को मेरे विवाह की चिंता हुई और वे योग्य वर की खोज में निकल गए। कि संयोग से ललितपुर के तालुकेदार राजा राम मोहन हमारे कस्बे में शिकार खेलने के लिए आए। कस्बे से लगा हुआ ही एक जंगल था, बहुत बड़ा जंगल, जहाँ शिकार खेलने का अच्छा मौका था। उनका खेमा जंगल के बाहर कस्बे के पास ही था। कस्बे वालों के लिए यह एक खास तमाशा भी हो गया था। उनके टेंट में कभी ग्रामोफोन बजता और कभी नाच गाना होता। लोग बिना पैसे के तमाशा देखने को झुंड के झुंड जमा हो जाते थे। एक दिन मैं भी राजन और पिताजी के साथ राजा साहब के डेरे पर गई। मेरे पिताजी की राजा साहब से जान पहचान हो गई थी। हम लोग उन्हीं के पास जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। राजा साहब ने हमारा बहुत सम्मान किया। लौटते समय उन्होंने हम लोगों को अपनी ही सवारी पर भेजा और साथ में बहुत से फल, मेवा, मिठाई इत्यादि भी रखवा दी। कस्बे की कई लड़कियां और लड़कों ने मुझे राजा साहब की सवारी पर लौटते हुए उत्सुक नेत्रों से देखा, किंतु उस सवारी पर बैठकर मैं अनुभव कर रही थी जैसे मैं कहीं की रानी हूँ, और मैंने उनकी ओर आंख उठाकर भी न देखा। दूसरे दिन राजा साहब ने स्वयं पिताजी को बुलावा भेजा, और उनसे मिलकर 2-3 घंटे बाद जब पिताजी घर लौटे तो इतने प्रसन्न थे कि उनके पैर धरती पर पड़ ही नहीं रहे थे। आज ऐसा मालूम होता था कि उन्हें सारे संसार की खुशी मिल गई। वे सारे संसार को जीत कर आ रहे हैं, जीत कर आ रहे हैं। आते ही उन्होंने मेरी पीठ ठोकी और माँ से बोले, लो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तारा का विवाह राजा साहब के मझले लड़के से तय हो गया है। माता पिता दोनों ही संबंध से बड़े प्रसन्न हुए। मेरे भाइयों ने जब सुना कि तारा का विवाह एक तालुकेदार के विलासी लड़के से, जो मामूली हिंदी पढ़ा लिखा है, उससे तय हुआ है, तो उन्होंने इसका बहुत विरोध किया, क्योंकि उनके विरोध को कौन सुनता।
किंतु उनके विरोध को कौन सुन रहा था। पिताजी तो अपनी हट पकड़े हुए थे। उनकी समझ में इससे अच्छा घर और मेरे लिए कहीं मिल ही नहीं सकता था। सबसे अधिक आकर्षक की बात तो उनके लिए यह थी कि वर बहुत बड़े खानदान का था। 20 कनवाजियों के घर का लड़का था। फिर राजा से रिश्तेदारी करके कस्बे में उनकी इज्जत भी बढ़ जाएगी ना। क्या इसके अतिरिक्त विवाह का प्रस्ताव भी तो स्वयं राजा साहब ने ही किया था। नहीं तो भला मामूली हैसियत के मेरे पिताजी यह प्रस्ताव कैसे ले सकते थे। सबसे बढ़कर बात तो ये थी कि दहेज के नाम पर कुछ ना देकर भी लड़की इतने बड़े घर में ब्याही जाती थी। फिर भला इतने बड़े बड़े आकर्षणों के होते हुए भी पिताजी इस प्रस्ताव को कैसे टाल देते। पिताजी मेरी किस्मत की सराहना करके कहते, मेरी तारा तो रानी बनेगी। रानी बनने की खुशी में मैं फूली फूली फिरती थी। भाइयों का विरोध करना मुझे अच्छा ना लगता था, किंतु मैं उनके सामने कुछ ना कहती थी। खैर, भाइयों के बहुत विरोध करने पर भी मेरा विवाह मझले राजा मनमोहन के साथ हो गया। फूलों से सजी हुई मोटर पर बैठकर मैं ससुराल के लिए रवाना हो गई। हमारे कस्बे और ललितपुर के बीच में केवल 27 मील का अंतर था, इसीलिए बारात मोटरों से आई और गई थी। जीवन में पहली बार मैं मोटर पर बैठी थी। मुझे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। 27 मील तक मोटर पर बैठने के बाद भी मेरा जी न भरा। बस यही चाहती थी कि रास्ता और लंबा हो जाए और मैं मोटर पर घूमती रहूं, किंतु यह संभव नहीं था। आखिर को एक बड़े भारी महल के दरवाजे पर मोटर जाकर खड़ी हो गई। सास तो थी ही नहीं, इसीलिए मेरी जिठानी बड़ी रानी जी परझन कर मुझे उतार ले गई। मुझे एक बड़े भारी सजे हुए कमरे में बिठा दिया गया। स्त्रियां बारी बारी से मुंह खोल के देखने लगी। कोई रुपया, कोई छोटे छोटे जेवर या कपड़े मेरी मुंह दिखाई में दे देकर जाने लगी। मेरी जिठानी बड़ी रानी ने भी मेरा मुंह देखा, कुछ नहीं बोली। ओह करके उंगली में अंगूठी पहना दी। मैंने सुना कि वे पास के किसी कमरे में किसी से कह रही थी, देखा बहू को, क्या तारीफ के पुल बांध रहे थे ससुर जी के कहने से तो बस यही मालूम होता था कि इंद्र की अप्सरा ही होगी, पर न रूप न रंग, न जाने क्यों सुंदर कह के कंगले की बेटी ब्याह कर अपनी इज्जत हल्के की। रोटी बेटी का व्यवहार तो अपनी बराबरी वालों में होता है। बिरजू की माँ पर ससुर जी तो इसके रूप पर बिल्कुल लट्टू ही हो गए थे। मैं सुंदर नहीं तो क्या, मुझे सुंदरता की परख भी नहीं है। ना जाने कितनी सुंदरियां देखी हैं, यह तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी ना होगी। मालूम होता है उम्र के साथ साथ ससुर जी की आंखें भी सटिया गई हैं। मझले राजा को डुबो दिया। बिरजू की माँ उनकी हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, सुंदर तो है रानी जी, जैसे आप लोग हैं वैसी ही है, पर अभी बच्ची है, जवान होगी तो रूप निखर आएगा। बड़ी रानी तिलमिला उठी और बोली, रूप निखरेगा पत्थर, होनहार बिरवान के होठ चीकने बात, निखरने वाला रूप सामने ही दिखता है। फिर वे जग विरक्ति के भाव में बोली, ओह जाने भी दो, अच्छा हो या बुरा हो हमें क्या करना। जब मैं वहां अकेली रह गई, सारी औरतें चली गई, तो मेरी माँ के घर की खवाशन ने सूना कमरा देखकर मेरा मुंह खोल दिया। शीशा उठाकर मैंने एक बार अपना मुंह देखा और फिर रख दिया। ढूंढने से भी मुझे अपने रूप रंग में कोई भी ऐब न मिला। पहली बार मैं केवल 5 दिन ससुराल में रहकर अपने पिता के साथ मैके आ गई। ससुराल के 5 दिन मुझे 5 वर्ष के मालूम हो रहे थे। मैंने जो रानी पने का सुनहरा सपना देखा था वह अब दूर हो चुका था। ससुराल से लौटकर मैंने तो कुछ नहीं कहा, किंतु खवाशन ने वहां की सब हालचाल बतलाए। माँ ने कहा तो क्या, रानी केवल कहने के लिए होती है, भीतर का हाल हमारे घरों से भी गया बीता होता है। मैं अपनी माँ के साथ मुश्किल से महीना ही रह पाई थी कि मुझे बुलाने के लिए ससुराल से संदेशा आ गया। राजाओं की इच्छा के विरुद्ध तिल भर भी मेरे पिता कैसे जाते, न चाहते हुए भी उन्हें मेरी विदाई करनी पड़ी। इतनी जल्दी ससुराल जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा ना लगा, परंतु मैं क्या करती, मैं लाचार थी। सावन में जबकि
लड़कियां ससुराल से मैके आती हैं। मैं ससुराल रूपी कैद खाने में बंद होने चली थी। देवर के साथ फिर मोटर पर बैठी। इस बार मैंने अपना छोटा सा हारमोनियम भी अपने साथ रख लिया। फिर ससुराल पहुंची। पहली बार तो मेरे साथ माँ के घर की खवासन थी। इस बार उस हारमोनियम और थोड़ी सी पुस्तकों को छोड़कर कुछ भी न था। मीरा जी एक कमरे में चुपचाप बैठे बैठे घबराया करता था। घर में कोई ऐसा ना था जिससे घंटे 2 घंटे बात करके मैं अपना जी बहला देती। केवल छोटे राजा मेरे देवर की बातें मुझे अच्छी लगती थी, किंतु बेबी मेरे पास कभी कभी और अधिकतर बड़ी रानी की नज़र बचाकर ही आते थे। मैं सारे दिन पुस्तकें पढ़ा करती, पर पुस्तकें थी ही कितनी, 8-10 बार पढ़ गई। छोटे राजा कभी मुझे अखबार भी ला दिया करते थे, किंतु सबकी आंख बचाकर। घर के सब काम के लिए नौकर चाकर और दास दासियां थी। मुझे घर में कोई काम न करना पड़ता था। मेरी सेवा में 2-2 दासियां हमेशा बनी रहती थीं, पर मुझे तो ऐसा मालूम होता था कि मैं उनके बीच में भी कैद में हूँ, क्योंकि मेरी राय रत्ती भी बड़ी रानी के पास लगा दी जाती थी। उन दासियों में से यदि मैं किसी को किसी काम से कहीं भेजना चाहती, तो वे मेरे कहने मात्र से ही कहीं नहीं जा सकती थी। उन्हें बड़ी रानी से हुक्म लेना पड़ता था। यदि उधर से स्वीकृति मिल गई तो ठीक है, मेरा काम हो जाता था, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार हर माह मुझे खजाने से हाथ खर्च के लिए 150 रुपये मिलते थे, किंतु क्या मजाल कि उनमें एक पाई भी महाराजा से बिना पूछे खर्च कर दूं। भीतर के शासन की बागडोर बड़ी रानी के हाथ में थी और बाहर की महाराजा मेरे ससुर के हाथ में। मेरे पति मजले राजा बड़े ही विलासप्रिय, मदरा सेवी, शिकार के शौकीन और न जाने क्या क्या थे। मैं क्या बताऊं, वे बहुत सुंदर भी थे, किंतु उनके दर्शन मुझे तो दुर्लभ थे। 4-6 दिन में कभी आध घंटे घंटे के लिए मेरे कमरे में आ जाते, तो मेरा अहोभाग्य समझो। उनकी रूप माधुरी को एक बार जी भर पीने के लिए मेरी आंख आज तक प्यासी है, किंतु मेरे जीवन में यह अवसर कभी ना आया। इस दिखावटी वैभव के अंदर मैं किसी प्रकार अपने जीवन को घसीटती जा रही थी। इसी समय मेरे अंधकारपूर्ण जीवन में प्रकाश की एक सुनहली किरण का आगमन हुआ। छोटे राजा की उम्र 17-18 साल की थी। वे बड़े नेक और होनहार थे। घर में पढ़ने लिखने का शौक केवल उन्हीं को था। छोटे राजा मैट्रिक की तैयारी कर रहे थे और एक मास्टर बाबू उन्हें पढ़ाया करते थे। घर में आने जाने की उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता थी। घर में स्त्रियों की आवश्यक वस्तुएं बाहर से मंगवा देना भी मास्टर बाबू के ही जिम्मे था, इसीलिए वे घर में सबसे परिचित थे। विवाह के बाद से ही बड़ी रानी मुझसे नाराज थी। उन्हें मेरी चाल ढाल रहन सहन जरा भी नहीं सुहाती थी। वे हर बात में मेरे ऐब निकालने की फिराक में रहती थी। तिल का ताल बना देती, तिल का ताड़ बनाकर मेरी जरा जरा सी बात को वे परिचित या अपरिचित कोई भी आता उससे कह देती। शायद वे मेरी सुंदरता को मेरे ऐबों से ढक देना चाहती थी। यही बात उन्होंने मास्टर बाबू के साथ भी की। वे तो घर में रोज आते थे और रोज उनसे मेरी शिकायत होने लगी, किंतु इसका असर उल्टा हुआ। मैंने देखा तिरस्कार की जगह मास्टर बाबू का व्यवहार मेरे प्रति अधिक मधुर और आदरपूर्ण होने लगा। छोटे राजा को मेरा गाना बहुत अच्छा लगता था। वे हमेशा मुझसे गाने के लिए आग्रह करते। मुझे तो अब गाने बजाने की कोई विशेष रुचि रह ही नहीं गई, किंतु छोटे राजा के आग्रह पर अब भी मैं कभी कभी गा दिया करती हूँ। एक दिन की बात है, जाड़े के दिन थे, किंतु आकाश बादलों से ढका था। मैं अपने कमरे में बैठी एक मासिक पत्रिका के पन्ने उलट रही थी। इतने में छोटे राजा आए और मुझसे बोले, मजली भाभी कुछ गाकर सुनाओ। मैंने बहुत टाल मलोल की, किंतु छोटे राजा न माने और उन्होंने बाजा उठाकर मेरे सामने रख दिया। मैंने हारमोनियम पर गीत गोविंद का यह पद छेड़ा, बिरहत हरिहर सरस बसंते नृत्यति युवती जनेन समम सख बिरही जनस्य दुरंते ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर करम्बित कोकिल कुजत कुंज कुटीरे। मास्टर बाबू भी न जाने कैसे और कहां से आए और पीछे से चुपचाप खड़े हो गए।
छोटे राजा की मुस्कुराहट से मैं भाप गई। पीछे फिर कर जो उन्हें देखा तो हारमोनियम सरकाकर मैं चुप हो गई। मैं चुपचाप बैठ गई। वे भी हंसकर वहीं बैठ गए और बोले, मछली रानी आप कितना अच्छा गाती हैं, मैंने तो आज ही जाना। छोटे राजा, अच्छा ना गाती होती तो क्या मैं मूर्ख था जो इनके गाने के पीछे अपना समय नष्ट करता हूँ। इधर यह बातें हो रही थी कि दूसरी तरफ से पैर पटकती हुई बड़ी रानी कमरे में आई और क्रोध से बोली, यह घर तो भले आदमी का घर कहने लायक भी नहीं रह गया। लाज शर्म तो जैसे धोके पी ली है। बाप रे बाप, हद हो गई। जैसे हल्के घर की वैसी ही हल्की बातें यहाँ भी करती है। पास पड़ोस वाले सुनते होंगे तो क्या कहते होंगे, यही ना कि मझले राजा की रानी रंडियों की तरह गा रही है। बाबा, इस कुल में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कुल को तो ना लजवाओगी देवी। बाप के घर जाना तो भीतर क्या चाहे सड़क पर गाती फिरना, किंतु यहाँ यह सब ना होने पावेगा। तुम्हें क्या, घर के भीतर बैठी बैठी चाहे जो कुछ करो, वहाँ आदमियों की तो नाक कटती है। एक सांस में इतनी सब बातें कह के बड़ी रानी चली गई। मैंने सोचा शराब पीकर रंडियों की बाह में बाह डालकर टहलने में नाक नहीं कटती, गरीबों पर मनमाने जुल्म करने पर नाक नहीं कटती, नाक कटती है मेरे गाने से। सो अब मैं बाजे को भी हाथ न लगाऊंगी। उस दिन से फिर मैंने कभी बाजा को नहीं छुआ और ना छोटे राजा ने ही कभी मुझसे गाने का आग्रह किया। यदि वे आग्रह करते भी तब भी मुझ में बाजा छूने का साहस नहीं था। इस घटना के कई दिन बाद एक दिन मास्टर बाबू छोटे राजा को पढ़ाकर ऊपर से नीचे उतर रहे थे और मैं नीचे से ऊपर जा रही थी। आखिरी सीढ़ी पर उनसे मेरी भेंट हो गई और भी ठिठक गए। बोले, कैसी हो मझली रानी? जीती हूँ, खुश रहो। इस प्रकार रहने से आखिर कुछ लाभ? जी को कैसे समझाओ मास्टर बाबू? अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ा करो, उनसे अच्छा साथी संसार में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। पर मैं अच्छी अच्छी पुस्तकें लाऊं तो कहाँ से लाऊं? लाने का जिम्मा मेरा है। यदि आप अच्छी पुस्तकें ला दिया करें तो इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है? यह कौन सी बड़ी बात है मझली रानी? मेरे पास बहुत सी पुस्तकें रखी हैं, उनमें से कुछ मैं तुम्हें ला कर दूंगा। इस कृपा के लिए धन्यवाद देती हुई मैं ऊपर चली गई और वे बाहर चले गए। मैंने ऊपर आंख उठाकर देखा तो बड़ी रानी खड़ी हुई थी, तीव्र दृष्टि से मेरी ओर देख रही थी। मैं कुछ भी ना बोलकर नीची निगाह किए हुए अपने कमरे में चली गई। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, बताइएगा जरूर। इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।